अध्याय 22। कबीला बाजार कैसे काम करता है। वह जानता था कि इस संसार में खजानों की कोई कमी नहीं है। पूरे उपन्यास में ऐसी कई चीजें थीं जो बर्बाद हो गईं या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। यह कोई समस्या नहीं होगी यदि वह उन्हें ढूंढ सके और अपने लाभ के लिए उनका उपयोग कर सके। वह स्वाभाविक रूप से कमजोर था और उपकरण और कलाकृतियां प्राप्त करने से उसकी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उसने उन्हें नादिया को देने के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहकर भी उसे नहीं दे सकता। कारण सरल था फिर भी उसकी व्याख्या जटिल थी। नादिया को उस पर संदेह होने लगा। सबसे पहले वह उसके लिए कहीं से एक अमृत खोजता है और फिर उसे सभी प्रकार की कलाकृतियां और तकनीकें प्रदान करता है। वह या तो स्वयं उससे पूछताछ करने या कबीले को रिपोर्ट करने में संकोच नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका और उसका खून एक ही है। उस समय उस पर विधर्मी होने या किसी संदिग्ध के साथ मिलीभगत का संदेह किया जाएगा और फिर उसे वह सब कुछ उगलने के लिए यातना दी जाएगी जो वह जानता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे जो कुछ भी मिला उसे प्रदान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह इसे केवल संयमित रख सकता है और धीरे धीरे ले सकता है ताकि वह उसके साथ सहज संबंध बनाए रख सके और खुद को मजबूत बना सके। इसके अलावा मुझे इस बात का चयन करना होगा कि मैं उसे क्या देता हूँ। मुझे इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि मैं किस पहलू में सुधार करना चाहता हूँ और फिर उसे उस क्षेत्र में सहायता प्रदान करना चाहिए। इस तरह मैं 10 गुना लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। वह भविष्य के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। कबीले के किले के मध्य में ये छायादार बाजार बसा था जहां वह घूमने जा रहा था। समय के साथ बाजार एक भूल भुलैया बन गया जिसमें अनगिनत दुकानें और छिपे हुए कोने थे। सांसारिक से लेकर रहस्यमय तक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थीं। जाली हथियार, भूत भगाने के मंत्रमुग्ध उपकरण, विभिन्न मार्शल आर्ट तकनीकों वाले स्क्रॉल या यहाँ तक कि रहस्यमय खजाने के नक्शे। अगर किसी के पास उन्हें ढूंढने की आंखें हों तो इस बाजार में कुछ भी मिल सकता है। व्यापारी अपना माल कबीले के सदस्यों तक पहुंचाने की आशा में बाजार में घूमते रहते हैं। निस्संदेह इन खजानों के बीच कभी कभार नकली या बेकार सामान भी होगा, इसलिए खरीदारों को सतर्क रहना होगा। बाजार की जड़ें कबीले में गहरी थीं और इसका प्रबंधन कबीले के कुछ शीर्ष लोगों द्वारा विशेष रूप से किया जाता था। ये बहुत बड़ा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह स्वयं एक भूल भुलैया जैसा था। और ऐसा क्यों नहीं होगा? ये कबीला सदियों से स्थापित था। पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपने निशान छोड़कर चली गईं। कहने की जरूरत नहीं है, यह एक कबीला था जो अपने ओझाओं के लिए प्रसिद्ध था। जहां ओझा थे वहां धन था। ये व्यापारी वर्ग के बीच एक प्रसिद्ध लाइन थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रत्येक कबीले के पास आपूर्ति का अपना व्यापक नेटवर्क था। व्यापारियों को कबीले में प्रवेश करने और वहां अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम होने के लिए एक विशेष पास का लाभ उठाना होगा, जिसमें एक सख्त और कठिन पृष्ठभूमि की जांच शामिल थी। ओलिवर को ऐसा लगा जैसे यह उसकी पिछली दुनिया में पासपोर्ट प्रणाली के काम करने के तरीके के समान था। ठीक है, कम से कम उसने समझने में आसानी के लिए दोनों की तुलना की। ऐसे समय थे जब संदिग्ध लोग भी व्यवसाय करने आते थे। यही वजह थी कि ओलिवर ने बाजार को एक संदिग्ध बाजार कहा था। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, कबीला बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता था। बाजार के अंदर की चीजें बाजार के अंदर ही रहीं। ये कबीले का सरल कथन था। जब तक कबीले की आधिकारिक गतिविधियों में किसी भी तरह से बाधा या परेशान नहीं किया गया, तब तक बाजार अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए स्वतंत्र था। कोई भी बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कबीले ने शून्य सहनशीलता की नीति का पालन किया। जब तक बाजार फलता फूलता रहेगा और कबीले को मुनाफे का हिस्सा बनाता रहेगा, कबीला सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और अन्य सेवाएं प्रदान करेगा। बाजार में विभिन्न लोगों के साथ साझा किए गए दशकों के रिश्ते का सम्मान करते हुए उन्होंने उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी, भले ही ये थोड़ा अवैध हो। लेकिन बाजार के अंदर जो कुछ भी जाता है उसका कबीले से कोई लेना देना नहीं होता, जब तक कि वे कबीले की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते। उसका कबीला सचमुच पैसे का भूखा था। पैसा हर जगह काम करता है।
दो बड़े खुले द्वार इस बाजार के प्रवेश द्वार को चिन्हित करते थे। वे लंबे और प्रभावशाली थे और उनके पास वर्दी में दो गार्ड तैनात थे। ओलिवर ने उनकी वर्दी को देखा और तुरंत समझ गया कि वे निम्न श्रेणी के ओझा थे, या तो अंशकालिक मिशन कर रहे थे या अपने पर्यवेक्षकों की मदद कर रहे थे। बाजार के प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्डों के चेहरे पर कड़ी अभिव्यक्तियां थीं और वे आसपास के माहौल पर पैनी नजर बनाए हुए थे। उन्हें संतुलन बनाए रखने का काम सौंपा गया था, किसी को भी आसपास ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करने देना था। हालांकि कोई भी कबीले में अराजकता फैलाने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर भी कुछ बेवकूफ थे जो समय समय पर कबीले के नियमों के खिलाफ मूर्खतापूर्ण काम करते थे। ओलिवर तेज कदमों से उनके पास आया, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पहरेदारों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सफेद बाल, मुख्य परिवार का कोई व्यक्ति बाजार घूमने आया था, लेकिन उनके मन में एक सवाल घूम रहा था, कौन है ये? उन्होंने इस युवा मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत उसके पास पहुंचे। सर, युवा मास्टर, नमस्कार। गार्डों ने झुककर सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। उसके सफेद बाल सम्मान का प्रतीक थे। कुल में सफेद बाल रखने वाला कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं था, उन सभी के पीछे असाधारण पृष्ठभूमि और शक्तियां थीं। ओलिवर ने सरलता से सिर हिलाया। मुझे कुछ चीजें ढूंढनी हैं, मेरी बात पर ध्यान न दें। दोनों गार्डों ने कुछ जटिल भावों से एक दूसरे की ओर देखा। वे बुरा कैसे नहीं मान सकते? यदि कुछ घटित होता या कोई उसे अपमानित करता, तो उसकी देखभाल न करने के गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते। ओलिवर ये समझ गया, इसलिए उसने कहा, चिंता मत करो, मेरे गार्ड निगरानी कर रहे हैं। तुम दोनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उसने यह इसलिए कहा कि कोई गुप्त रूप से उसके पीछे न चले। यदि वह वैसे ही चला जाता, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनमें से एक गुप्त रूप से उसका पीछा करेगा, और वह नहीं चाहता था कि कोई उसके निष्कर्षों और कार्यों पर नजर रखे। ये सुनकर गार्डों ने सिर हिलाकर आराम किया। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक हमें कॉल करें, युवा मास्टर। उन्हें लगा कि यह युवा मास्टर काफी चतुर है और उनकी चिंताओं को समझता है। इतना कहकर वह बाजार की ओर निकल गया, और जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, 2 खरीदे 1 मुफ्त पाएं। कहानी खत्म, अलविदा।